गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स दैट इज ईआर मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट। देखो डियर, ईआर मॉडल होता क्या है? वो बेसिकली कंसेप्चुअल लेवल मॉडल होता है। अब कंसेप्चुअल लेवल मॉडल का मतलब क्या होता है? भाई पहले स्टोरी समझ लेते हैं कि है क्या, फिर हम रीड करेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। देखो, आपको सिंपल सी एक्सप्लेनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी एक यूजर होगा, यूजर मेरे पास आएगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स और मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दे दो, तो आप क्या करोगे? अगर आप सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट सुनते हो और लिख लेते हो और जल्दी से उससे सॉफ्टवेयर बना के दे देते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट से यूजर को उतनी नॉलेज नहीं थी या यूजर को इतना नहीं पता था कि मुझे क्या चाहिए, उसको बस एक आइडिया था। तो वो बार बार अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज कर सकता है। रिक्वायरमेंट चेंज करने से क्या होगा? आपको जो कोडिंग में चेंज करना पड़ेगा वो बहुत हार्ड हो जाएगा। उसको तो एक स्टेटमेंट देनी है प्रॉब्लम की, लेकिन उसको कोड करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो ईआर मॉडल क्या है? उनके बीच में एक स्टेप हो जाता है जो थोड़ा इजी बनाता है। जैसे मान लो यूजर ने आपको रिक्वायरमेंट दी, तो आप सीधा उस पे कोडिंग नहीं करोगे। आप क्या करोगे? आप उस मॉडल पे ना उसका एक स्ट्रक्चर बनाओगे। कंसेप्चुअल लेवल पे मतलब आप उसका एक डायग्राम बनाओगे सीधी भाषा में। ठीक है? फिर आप उसको वो डायग्राम बना के दिखाओगे कि भाई क्या यही तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स है? ऐसे बनेगा मेरा सॉफ्टवेयर, ऐसे चलेगा। उस डायग्राम के थ्रू आप उसको सारी वर्किंग शो कर दोगे, सारा दिखा दोगे कि ऐसा-ऐसा बनेगा। जब वो उस मॉडल को अप्रूव करता है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है, फिर वो उसपे कोडिंग करना स्टार्ट करेगा। इससे बेनिफिट क्या है कि अगर यूज़र को उस मोमेंट पे लगता है कि नहीं यार ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, तो एक डायग्राम में उस चीज़ को चेंज करना बहुत ईज़ी है रादर देन कोडिंग में चेंज करना। ठीक है? तो बेसिकली ईआर मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम एक कॉन्सेप्चुअल लेवल स्कीमा यानी जो बेसिक वर्किंग या जो बेसिक लॉजिकल डिज़ाइन है, उस डायग्राम के थ्रू हम उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो उसको शो कर देंगे। अगर वो उसका अप्रूवल कर देता है तो फिर हम क्या करेंगे, फर्दर उसको अ, ओके बोल देंगे एंड फर्दर उसकी कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो अगर कोई चेंजेस भी करने होंगे तो फिर वो हम कहाँ कर सकते हैं, उस कोडिंग के अंदर सॉरी उस डायग्राम के अंदर कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली जब वो डायग्राम फाइनलाइज होता है फिर हम उसका कोडिंग पार्ट कर सकते हैं। तो वो काफी ईजी रह जाता है क्योंकि कोडिंग में बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। चेंज करना भी है तो डायग्राम में करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको कंसेप्चुअल लेवल मॉडल बोलते हैं। जो ईआर मॉडल है वो एक मॉडल है फॉर आइडेंटिफाइंग एंटिटीज। अब यहाँ से सीधा चलता है कि इसमें होता क्या है, ये करता कैसे है। देखो भाई, ईआर मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो आइडेंटिफाई करता है एंटिटीज को। अब एंटिटीज क्या होती है? एंटिटीज आपकी कोई भी रियल टाइम ऑब्जेक्ट होती है। मतलब पूरे इस फिजिकल वर्ल्ड में जिस भी चीज को तुम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो ना, ऑब्जेक्ट का मतलब कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जैसे कार की एग्जिस्टेंस है, मेरी एग्जिस्टेंस है, आपकी एग्जिस्टेंस है, स्टूडेंट है, टीचर है, कोई कोर्स है, कोई रोल नंबर, कोई बाइक, कोई व्हीकल है आपकी। ठीक है? कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब जिस भी चीज़ की एग्जिस्टेंस है, लाइब्रेरी की बुक्स हो गई, कोई ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन आप कर रहे हो, ठीक है? तो पेमेंट मोड हो गया, जिस भी चीज़ की एग्जिस्टेंस है दुनिया में, वो आपकी क्या है? एक एंटिटी है। तो सबसे पहले ईआर मॉडल करता क्या है? वो ऐसी एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है ताकि वो रिप्रेज़ेंट कर सके और उस एंटिटीज़ की रिप्रेज़ेंटेशन फिर आगे रिलेट करा सके। ठीक है? मतलब ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ जितनी भी हैं, आपके उस जो डेटाबेस आप बनाना चाह रहे हो, उसमें जितनी भी ऐसी एंटिटीज़ हैं, उनको पहले ढूँढ ले और ढूँढने के बाद क्या करे, उन एंटिटीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप बना दे। जब वो उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाएगा, तो क्या होगा, आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो तैयार हो जाएगा। जैसे अगर मान लो मैंने एक एंटिटी बनाई स्टूडेंट और एक एंटिटी मैंने बना दी कोर्स, तो मैं बोल सकती हूँ कि स्टूडेंट क्या करता है, एनरोल करता है कोर्स के अंदर। तो स्टूडेंट और कोर्स आपकी एंटिटीज़ हो गई और एनरोल करना उसके अंदर क्या हो गया, एक रिलेशनशिप हो गया। Creating an ER model in DBMS is considered a best practice before implementing your database। वो बोलता है कि ER मॉडल क्रिएट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन माना जाता है डेटाबेस को बनाने या कोडिंग करने से पहले, बिकॉज़ इट मेक्स इट ईज़ियर फॉर द डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द डेटाबेस सिस्टम जस्ट बाय लुकिंग एट द ईआर मॉडल। बिकॉज़ वो क्या करता है, ईज़ी कर देता है डेवलपर्स के लिए कि आप अंडरस्टैंड कर सको डेटाबेस सिस्टम को देखकर ही। ईआर मॉडल मेक्स यूज़ ऑफ ईआर डायग्राम्स। तो ईआर मॉडल में बेसिकली हम डायग्राम बताते हैं, व्हिच आर द डायग्राम्स स्केच्ड टू डिज़ाइन अ डेटाबेस। तो उससे हमें उन डायग्राम से क्या होता है, वो डायग्राम्स होते हैं किसके, डेटाबेस के डिजाइन के डायग्राम होते हैं।
ER मॉडल जो होता है स्पेसिफाइज एंटरप्राइज स्कीमा दैट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो जो ER मॉडल है ये क्या करता है, ये स्कीमा लेवल का जो है ना ये डिजाइन बना देता है ग्राफिकली, जिससे हमें पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, डेटाबेस का लॉजिक समझ में आ जाता है। उस डायग्राम को देख के हम ये बता सकते हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर में एक्चुअल वर्किंग हो क्या रही होगी, उसका पूरा लॉजिक उस डायग्राम को देख के आपको समझ आ सकता है। ER diagrams are used to model real world objects। तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जैसे कोई पर्सन, कोई कार, कोई कंपनी होगी, उन सबको हम मॉडल करते हैं, इन सबको हम एंटिटीज बोलते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ मॉडल फॉर आइडेंटिफाइड एंटिटीज। सबसे पहले हम एंटिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ दोज एंटिटीज आर रिलेटेड, और फिर ये देखना कि वो एंटिटीज आपस में रिलेट कैसे करती हैं। ER मॉडल स्पेसिफाई स्कीमा दैट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस ग्राफिकली। तो जो ER मॉडल होता है वो स्कीमा, इट स्पेसिफाई स्कीमा दैट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर। वो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको ग्राफिकली शो करने में हेल्प कर देता है। ER डायग्राम्स आर यूज्ड टू मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। ER मॉडल की हेल्प से अब जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स है, जैसे पर्सन, कार, कंपनी हो गई, उनके बीच में रिलेशनशिप हो गई, इन सबको हम मॉडल कर सकते हैं, इन सबको हम डायग्राम बना सकते हैं। मतलब एंटिटीज और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम इकट्ठा दिखा सकते हैं। फीचर्स क्या रहेंगे? सबसे पहले ER डायग्राम्स जो होते हैं वो ER मॉडल्स के अंदर बनते हैं, व्हिच मेक्स देम इजी टू बी कन्वर्टेड इनटू रिलेशन। बेनिफिट क्या रहता है, इन ER डायग्राम्स को हम इजीली टेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम से फिर हमको कोई डेटाबेस यूज करना पड़ेगा ना। और आजकल जो हम सबसे ज्यादा पॉपुलरली डेटाबेस यूज करते हैं वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो फिर हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाता है कन्वर्जन करना। ER डायग्राम प्रोवाइड द पर्पस ऑफ रियल वर्ल्ड मॉडलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच मेक देम यूजफुल। क्योंकि हम रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, रियल वर्ल्ड के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में, पर्पस को भी सॉल्व करने में यूजफुल रहता है। ER डायग्राम रिक्वायर नो टेक्निकल नॉलेज एंड नो हार्डवेयर सपोर्ट। इनको टेक्निकल नॉलेज की नीड नहीं है क्योंकि आप डायग्राम बना रहे हो, और किसी हार्डवेयर की भी सपोर्ट की नीड नहीं होती क्योंकि डायग्राम ही तो बन रहा है। दीज डायग्राम आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत इजीली समझ सकते हो, और कोई भी एक नाइव यूजर यानी जो एक न्यू यूजर है वो भी आराम से बना सकता है। इट गिव्स अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ विजुअलाइजिंग द डेटा लॉजिकली। वो बेसिकली हमें ये बता देता है कि हमारा डेटा जो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उस पे वर्क करेगा। अगर हम कंपोनेंट्स पे बात करें तो कंपोनेंट में जो सबसे बेसिक वाले कंपोनेंट्स है वो ये है। रेक्टेंगल एंटिटी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अगर आपने टीचर एंटिटी ली है तो आप इस रेक्टेंगल के अंदर टीचर लिख दो। अगर एलिप्स है आपका तो रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स, मतलब अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हर एक एंटिटी का कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के फादर नेम, मदर नेम, उसका आधार कार्ड नंबर, उसका पैन कार्ड नंबर, उसका लाइसेंस नंबर, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल के ऊपर हम ये ओवल लगा देते हैं, एलिप्स लगा देते हैं, तो हम कह देते हैं कि इस एंटिटी की ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स यानी उसके फीचर्स हैं। फिर है डायमंड। अगर आपको दो एंटिटीज के बीच में, मान लो ये स्टूडेंट था और ऐसे ही एक आपने कोर्स बना रखा था, अगर उन दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप बनाना होता तो आप बीच में रेक्टेंगल लगा देते रिलेशनशिप दिखाने के लिए, और फिर इस रेक्टेंगल और डायमंड को किससे ज्वाइन करते हैं आप, इस लाइन से, और फिर अगेन इस इस डायमंड को और रेक्टेंगल को आप ज्वाइन करते हैं राइट हैंड साइड पे भी विद दिस लाइन, तो ये लिंक हो जाता है जो एंटिटीज और रिलेशनशिप्स को आपस में ज्वाइन करता है। तो रिलेशनशिप डायमंड से, और लिंक जो बनेगा वो लाइन से बनेगा। तो ये आपके कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन एक एंटिटी की, एंटिटी टाइप की और एक एंटिटी सेट की। देखो एंटिटी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है विद फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे कोई पर्सन हो गया, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो गया, कोई कार होगी, कोई हाउस हो गया। ठीक है, इट मे बी एन ऑब्जेक्ट विद कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस, जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई जॉब हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई। एंटिटी एक ऑब्जेक्ट है एंटिटी टाइप का, एंड सेट ऑफ ऑल एंटिटीज इज कॉल्ड एंटिटी सेट। वो बोलता है कि एंटिटी जो है वो किसका ऑब्जेक्ट है, एंटिटी टाइप का, और जितनी भी एंटिटीज हैं अगर हम उनका कलेक्शन कर दे तो हमारे पास एक सेट आ जाता है। जैसे उसने बोला E1 इज एन एंटिटी हैविंग एंटिटी टाइप स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट का एंटिटी टाइप है, टाइप होगी स्टूडेंट की जिसमें से एक बच्चा हो सकता है E1। तो वो E1 एक एंटिटी होगी, वो एक बच्चा है, वो किसका टाइप है, वो स्टूडेंट टाइप का है, तो वो एक टाइप हो गई। एंड सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, और जितने भी स्टूडेंट्स है E1 E2 E3, जब सारे ही बच्चे आ गए तो उसको हमने क्या बोल दिया, एंटिटी सेट बोल दिया। ठीक है, एट्रीब्यूट्स पे चलें तो एट्रीब्यूट्स मैंने बोला प्रॉपर्टीज है एंटिटी टाइप की। जैसे अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारे क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। तो अभी आगे एक एग्जांपल करवाऊंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा। अभी हम सिंगल सिंगल पढ़ रहे हैं कि एक एक चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट में हम पूरा डायग्राम बनाना सीखेंगे। अच्छा, अगर अब हम
इसकी बात करें, जैसे हमने एट्रीब्यूट पढ़ लिया डेफिनेशन, तो सबसे पहले एट्रीब्यूट्स की कुछ टाइप्स आती हैं। जैसे सबसे पहला एट्रीब्यूट जो होता है वो होता है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट वो होता है जो डेटाबेस के अंदर वो एट्रीब्यूट यानी वो कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है सारे रिकॉर्ड्स को, यानी हर एंटिटी को। ठीक है, तो जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर यूनिक होता है ना हर बच्चे का। तो ईआर डायग्राम में अगर आप कोई ऐसा एंटिटी एट्रीब्यूट दिखा रहे हो जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा किसी भी एंटिटी को, तो उसके नीचे हम क्या करते हैं, एक लाइन बना देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं उसको दिखाने के लिए कि भाई ये की एट्रीब्यूट है। ठीक है, अगला आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन से होता है, जिसकी क्या है, एट्रीब्यूट्स कंपोज्ड ऑफ मैनी अदर एट्रीब्यूट्स। जैसे मैंने बोल दिया एड्रेस, तो एड्रेस स्ट्रीट सिटी स्टेट कंट्री इन सब से मिलके बनेगा ना। तो एक ऐसा एट्रीब्यूट जो बहुत सारे अलग अलग और एट्रीब्यूट से मिलके बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये। तो अगर आपने ईआर डायग्राम में इसको बनाना होता है, तो आप क्या करोगे, एक ओवल को बहुत सारे ओवल्स के साथ कनेक्ट कर दोगे। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी मोर देन वन वैल्यू हो सकती है। जैसे फोन नंबर है, तो फोन नंबर की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना, क्योंकि एक स्टूडेंट के बाद एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकता है। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में आप डबल ओवल से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो जैसे एज है, एज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। इन योर डायग्राम द डिराइव्ड एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश्ड ओवल, तो उसको आप डैश्ड ओवल से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप जब अपना टेबल बनाओगे ना फर्दर आगे जाके, तो आप डेट ऑफ बर्थ का तो कॉलम बनाओगे, लेकिन आप एज का कॉलम ही नहीं बनाओगे, क्योंकि एज को हम कहाँ से डिराइव कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से। तो ऐसी एंटिटी जो हमको मिल सकती है, तो उसको हम जो हम स्पेशली लिखते नहीं है, जिसका डेटा मांगते नहीं है, उसका डेटा हम खुद निकाल सकते हैं। हमारे पास जो गिवन वो दे रखी है एंटिटीज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनशिप टाइप एंड रिलेशनशिप सेट। अ रिलेशनशिप टाइप रिप्रेजेंट्स द एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज। दो एंटिटीज हैं आपके पास, एक स्टूडेंट हो गई, एक कोर्स हो गई। तो रिलेशनशिप टाइप क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटी टाइप्स। तो जैसे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये डायमंड दिखा रहा है, इनरोल्ड इन स्टूडेंट, इनरोल्ड इन कोर्स, तो ये रिलेशनशिप है। तो जैसे यहाँ पे इनरोल्ड इन एक रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट और कोर्स एंटिटी के बीच में। तो जब भी आप ईआर डायग्राम बनाओगे, तो जो रिलेशनशिप है वो रिप्रेजेंट होगा एक डायमंड से, और जो कनेक्ट कर रहा होगा एंटिटीज को विद लाइन। ठीक है, डिग्री पे चले अगर हम रिलेशनशिप सेट की, तो नंबर ऑफ डिफरेंट एंटिटी सेट्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप। कितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं किसी रिलेशनशिप में, उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे यूनरी रिलेशनशिप, तो यूनरी रिलेशनशिप कौन सी होती है, जिसके अंदर सिर्फ एक एंटिटी जो है वो पार्टिसिपेट करती है। जैसे पर्सन और मैरिड, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन से मैरी कर सकता है, तो वन पर्सन इज मैरिड टू ओनली वन पर्सन। तो एक ही एंटिटी बार बार हमने एक एंटिटी ले ली पर्सन, तो मैं ये आपस में एक टाइप से ये कह सकते हो ना कि वो उसी से मैरी करे, मतलब एक पर्सन पर्सन से ही मैरी करेगा। तो जब एक ही एंटिटी आपकी हो रही हो रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व, तो वो आपकी यूनिटी होती है। बाइनरी रिलेशनशिप में व्हेन टू एंटिटीज आर पार्टिसिपेटिंग, जैसे स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स, तो यहाँ स्टूडेंट और कोर्स दो एंटिटी होगी और एक रिलेशनशिप होगी, तो बाइनरी। ऐसे अगर मल्टीपल आपकी एंटिटीज किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, तो उसको एनएरे रिलेशनशिप आप बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कार्डिनलिटी। द नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट्स इन अ रिलेशनशिप। नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी participates in a relationship is known as cardinality। मतलब वो एंटिटी कितनी बार पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो जैसे इसमें अब चार आते हैं, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। जैसे वन टू वन के अंदर क्या होता है कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ एक ही बार पार्टिसिपेट करती है। when each entity in entity set can take part only once in the relationship। जब वो एक ही बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसको हम वन टू वन मानते हैं। जैसे एक मेल मैरी कर सकता है एक फीमेल से एक ही बार। ठीक है, तो ये नॉर्मल सिनेरियोज में, तो इस रिलेशनशिप को हम वन टू वन बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ टेबल्स दैट कैन बी यूज्ड इज टू। तो इसके लिए हम जो टेबल यूज कर सकते हैं वो टू है। फिर आता है वन टू मैनी। व्हेन एंटिटी इज इन, जब एक एंटिटी एक ही बार पार्ट ले रही है और दूसरी एंटिटी मल्टीपल टाइम्स पार्ट ले रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनी टू वन। तो जैसे when entities in one set can take part only once, and entity in other set can take part only
more than once in a relationship set, cardinality is more than one. जैसे assume करो that a student can take, अच्छा अब एग्जांपल देखो, एक स्टूडेंट है, वो इनरोल कर सकता है एक ही कोर्स में, ठीक है, दैट स्टूडेंट कैन टेक ओनली वन कोर्स, तो स्टूडेंट इनरोल कर सकता है कोर्स में वन। तो ये बात याद रखना, जब आप रिलेशनशिप राइट लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हो, तो जो भी रिलेशन बन रहा है उसकी वैल्यू राइट साइड पे जाएगी। जब आप राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हो और जो भी रिलेशन बन रहा है, तो उसकी जो वैल्यू जाएगी वो इधर जाएगी, लेफ्ट में। जैसे अभी मैंने पढ़ा कि स्टूडेंट जो है इनरोल कर सकता है एक कोर्स में, तो क्योंकि वो इनरोल कर सकता है एक कोर्स में ना, तो कोर्स वाली साइड पे हमने वन लिखा। अब अगर मैं उसको उल्टा पढ़ूं कि कोर्स इनरोल इन स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एन। स्टूडेंट तो एक ही को एक मतलब एक स्टूडेंट एक ही कोर्स ले सकता है, लेकिन कोर्स को बहुत सारे सेम कोर्स को बहुत सारे स्टूडेंट ले सकते हैं। तो इस ढंग से आप जो रिलेशनशिप बनाते हो, वो जब इस ढंग से जाओगे तो वो वैल्यू यहाँ आएगी, और जब इस ढंग से जाओगे तो वो वैल्यू यहाँ आएगी। तो बस आपको ये चीज का ध्यान रखना होता है। वन टू मैनी, जैसे मैंने बोल दिया कि एक स्टूडेंट जो है वो वर्क कर सकता है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे, तो वन स्टूडेंट जो है क्या वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो इधर आया वन प्रोजेक्ट। और जो प्रोजेक्ट है ना, एक प्रोजेक्ट पे एक ही बच्चा काम करेगा, ठीक है। वन स्टूडेंट कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मतलब एक बच्चा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, लेकिन एक प्रोजेक्ट पे एक ही स्टूडेंट काम करेगा, मतलब एक टाइप का एक ही बच्चा काम करेगा एक प्रोजेक्ट में। वो जैसे मैं एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकती हूँ ना, मेरे कोई क्लोन तो है नहीं कि उसी सेम प्रोजेक्ट पे मैं 2 बार काम कर लूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं। तो एक प्रोजेक्ट पे स्टूडेंट जो होगा वो एक ही काम कर सकता है। समझ गए बात, कि मेरी तो कोई कॉपी नहीं है ना, तो जब मैं इसको लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट पढ़ूंगी, तो उस टाइम पे इसका मतलब हो रहा होगा कि एक प्रोजेक्ट पे एक ही स्टूडेंट काम कर रहा है, कि जो मेरा मैं हूँ उस प्रोजेक्ट पे मैं अकेली ही काम कर सकती हूँ, मेरे मेरे फ्रेंड काम कर सकते हैं, पर मैं तो एक ही एंटिटी हूँ ना, तो इस वजह से यहाँ पर वन आ रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनी टू मैनी, व्हेन एंटिटीज इन ऑल द एंटिटीज इन सेट कैन टेक पार्ट मोर देन वंस इन अ रिलेशनशिप, कार्डिनैलिटी इज मैनी टू मैनी। तो जैसे स्टूडेंट जो है बहुत सारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, एंड वन कोर्स कैन बी टेकन बाय मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक कोर्स तो बहुत सारे बच्चे ले सकते हैं, और एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में इनरोल कर सकता है। तो पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट इज अप्लाई टू द एंटिटी पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशनशिप सेट। तो पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट कब अप्लाई होगा, टू द एंटिटी पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशनशिप सेट। तो जब उसने बोला टोटल पार्टिसिपेशन, ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट मस्ट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप। जब टोटल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो हर एंटिटी जो है एंटिटी सेट में, जितनी भी एंटिटीज हैं उस एंटिटी सेट में तो बहुत सारी एंटिटीज हो सकती है ना, तो जब उन सबको ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा रिलेशनशिप में, तो वो टोटल पार्टिसिपेशन है। इफ ईच स्टूडेंट मस्ट इनरोल इन अ कोर्स, तो पार्टिसिपेशन टोटल हो जाएगी, क्योंकि हर स्टूडेंट को इनरोल करना पड़ रहा है ना, तो पार्टिसिपेशन क्या है, टोटल। तो जो टोटल पार्टिसिपेशन है वो डबल लाइन से हम शो कर देते हैं। पार्शियल पार्टिसिपेशन में होता है कि उस एंटिटी सेट में जितनी भी एंटिटीज हैं वो पार्टिसिपेट करे चाहे ना करे। इफ सम कोर्सेज आर नॉट enrolled by any student, the participation will be partial। मान लो अगर कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें हो सकता है बच्चा इनरोल ना करे, तो जरूरी नहीं है ना कि सारे कोर्सेज जो है वो यूज हो जाएंगे, कुछ रह भी जाएंगे, तो उसमें आप सिंगल लाइन बना देते हैं। वहाँ पार्टिसिपेशन सिंगल पार्शियल रहती है, और फिर हमें जरूरी नहीं होता उसको वो करना। Weak entity type in identifying relationship. A company may store the information of dependents, yani parent, children, spouse of an employee, but the dependents don't have existed without the employee. So the dependent will be entity type, employee will be identifying entity type for department. वो बोल रहा है, अब हम यहाँ पे वीक एंटिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक कंपनी जो है ही में स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डिपेंडेंट्स, जैसे बच्चों की, पेरेंट्स की, ऑफ एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स थे, ठीक है, उनकी भी इंफॉर्मेशन हो सकता है किसी कंपनी ने स्टोर करी हो, पर डिपेंडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे अगर एम्प्लॉय नहीं होगा। सो द डिपार्टमेंट विल बी अ वीक एंटिटी टाइप, एंड एम्प्लॉय विल बी आइडेंटिफ डिपेंड सॉरी डिपार्टमेंट नहीं, डिपेंडेंट डिपेंडेंट विल बी अ वीक एंटिटी, और एम्प्लॉय जो है वो डिपेंडेंट होगी। तो जो वीक एंटिटी होती है ना, उसको आप डबल रेक्टेंगल से
करते हो, जिसकी एग्जिस्टेंस तभी होती है जब मेन एंटिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो द पार्टिसिपेशन ऑफ वीक एंटिटी इज ऑलवेज टोटल। तो जो वीक एंटिटी की पार्टिसिपेशन होती है ना, वो हमेशा टोटल रहती है। अब आपको ये ध्यान रखना है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द वीक एंटिटी टाइप एंड इट्स आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल डायमंड। तो वो बोल रहा है कि जो रिलेशनशिप रहेगी बिटवीन द वीक एंटिटी और उसकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी में, उसमें हमेशा डबल डायमंड लगेगा। ठीक है, और जब भी आप वीक एंटिटी बनाओगे तो वो टोटल पार्टिसिपेशन में रहेगी। ठीक है, तो अब जो आपके साथ है वो एक एग्जाम्पल है। जितना कुछ आपने पढ़ा है वो इस एग्जाम्पल में आपको समझ आने वाला है। तो ईआर डायग्राम अगर आपको बनाने का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आपको बताना है कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। ये एनालाइज करता है किसी डेटाबेस का स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप दिखाता है एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स के बीच में। ये कम्युनिकेशन का मीन्स है। अगर हम बैंक का या डायग्राम सोचें तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी। बैंक में कस्टमर होते हैं, बैंक का खुद का नेम होता है, कोड होता है, एड्रेस, कुछ मतलब उसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। बैंक की ब्रांचेस भी होती हैं, ब्रांचेस का भी अपना ब्रांच नंबर होगा, ब्रांच नेम, ब्रांच एड्रेस होगा। फिर बैंक में कस्टमर्स भी होंगे, उनका नेम, उनकी कस्टमर आईडी, फोन नंबर, एड्रेस। कस्टमर के एक या एक से ज्यादा अकाउंट हो सकते हैं। अब अकाउंट जो है उनका भी अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, अकाउंट बैलेंस होगा। कस्टमर लोन भी ले सकते हैं, लोन का भी फिर लोन आईडी, लोन टाइप और अमाउंट होगी। और अकाउंट और लोन जो होंगे वो बैंक की ब्रांच से आपका क्या होगा, लिंक्ड होगा। तो अगर मैं ये सब सोच के डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इजीली समझते हैं ये डायग्राम बनेगा कैसे। देखो, सबसे पहले बैंक का बना रहे हो तो बैंक तो एक एंटिटी होगी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, बैंक एंटिटी ले ली। बैंक एंटिटी के अब मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स इसके साथ ज्वाइन करे। एट्रीब्यूट्स मतलब उसके करेक्टरिस्टिक्स, हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो आपके ओवल शेप में होते हैं। तो यहाँ मैंने बोला कि बैंक का नेम हो सकता है, बैंक का अपना कोड होगा, बैंक का अपना एड्रेस होगा। अब कोड जो है वो ऐसा एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है तो मैंने इसके नीचे अंडरलाइन लगा दिया। ठीक है, अब बैंक की कुछ ब्रांचेस होंगी। ठीक है, तो बैंक हैज ब्रांचेस। अब देखो, बैंक है तो उसकी ब्रांचेस होंगी ही होंगी। तो एक बैंक की ब्रांचेस काफी सारी हो सकती है। और जो एक ब्रांच है, ठीक है, जो एक ब्रांच है उसके भी बड़े सारे मतलब और बैंक से उसका लिंक हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो इसकी रिलेशनशिप बनेगी वो बन जाएगी n:m की। यहाँ पे m आएगा। ठीक है, अब जो एक ब्रांच है उसकी ब्रांच की आईडी भी होगी, नेम भी होगी और उसका एड्रेस भी होगा। अब अगर हम ब्रांच की बात करें तो ब्रांच ऑफर भी करता है और मेंटेन। देखो, ब्रांच में अकाउंट भी होंगे और ब्रांच लोन भी देता होगा। अब जो वो लोन है वो सबको नहीं देगा, तो वो ऑफर करेगा। और जो अकाउंट है वो मेंटेन करेगा, क्योंकि अकाउंट तो उसमें होने जरूरी है ना। तो फिर वो यही बोल रहा है कि जो रिलेशनशिप बनी कि एक ब्रांच में बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया n। और एक अकाउंट जो है, ठीक है, अब बैंक में एक ब्रांच में एक पर्सन का एक ही अकाउंट होगा ना, उसका तो कोई रेप्लिका नहीं हो सकता। अगर कोई अकाउंट है भी मेरा, एक अकाउंट जो होगा उसका तो एक ही टाइप होगा ना। वैसे मल्टीपल अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक अकाउंट तो वो ही रहेगा ना, उस नंबर का तो एक ही अकाउंट होगा, उसकी तो कोई कॉपीज नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1। उसी ढंग से एक ब्रांच बहुत सारे लोन ऑफर कर सकती है, पर एक टाइप का लोन जो मैंने मिला होगा ब्रांच से, एक नंबर, एक जो सीरियल नंबर का जो लोन बनाया होगा वो तो एक ही हो सकता है। इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद जो अकाउंट है वो होल्ड करता है कुछ कस्टमर और लोन भी अवेल करता है कुछ कस्टमर। मतलब लोन कुछ कस्टमर्स ने अवेल किए होंगे और अकाउंट जो है वो भी कुछ कस्टमर्स होल्ड करता है। तो कस्टमर हमने एक जनरल एंटिटी बना ली जो दोनों से रिलेशनशिप में आएगी। अब इसका रिलेशनशिप बनाए तो एक अकाउंट बहुत सारे कस्टमर ले सकते हैं, अगर हम जॉइंट अकाउंट की बात करें। और एक कस्टमर जो है वो भी बहुत सारे अकाउंट्स ले सकता है, वो तो ऑब्वियस ही है, एक कस्टमर के तो बहुत सारे अकाउंट हो ही सकते हैं। और एक अकाउंट जो है वो बहुत सारे कस्टमर्स के हो सकते हैं, क्योंकि जॉइंट अकाउंट वाला सिनारियो होता है। तो यहाँ इसलिए एन और एम आ गया। अब एक जो लोन है वो अगेन बहुत सारे कस्टमर ले सकते हैं। अगर हम मान ले कि बहुत सारे कस्टमर उसको लेना चाह रहे हैं और एक कस्टमर के पास बहुत सारे लोन हो सकते हैं। हाँ, एक कस्टमर तो वैसे ही बहुत सारे लोन ले सकता है और एक लोन भी बहुत सारे कस्टमर्स पे हो सकता है। अगर हम मान लें कि जो कस्टमर्स हैं वो 3-4 मिलके एक लोन ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी मल्टीपल लोन्स आ गए। और यहाँ पे फिर हमने बस उनकी एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स जो है वो ज्वाइन कर रखे हैं। जैसे लोन है तो लोन आईडी, लोन टाइप, लोन अमाउंट, कस्टमर की कस्टमर आईडी, नेम, फोन, एड्रेस। और अगर अकाउंट है तो अकाउंट का नंबर, अकाउंट टाइप और बैलेंस।
वो हमने रख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, जहाँ हमें लगा टोटल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, वहाँ हमने डबल लगा दिया, और जहाँ पे हमें लगे सिंगल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, हमने वहाँ ये लगा दिया। जैसे बैंक हैज़ ब्रांचेस, तो हमें पता ही है कि जितने भी बैंक हैं उन सबकी ब्रांचेस होती ही हैं। ठीक है? उसके बाद अगर हम ये देखें मेंटेन अकाउंट होल्ड बाय, तो ये सारा आपका क्या है, क्योंकि ये मैंडेटरी होता है। हर एक जो आपकी ब्रांच है उसमें अकाउंट तो होंगे ही होंगे, और कस्टमर्स ने होल्ड किए ही होंगे, और जो आपका बैंक है वो आपको लोन ऑफर करता ही है। ये मैंडेटरी कंडीशंस है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सारी टोटल जो है वो पार्टिसिपेशन शो कर रखी है। ये करने के बाद डियर आपको सारी एंटिटीज के नेम बताने होते हैं। जैसे बैंक एंटिटी है तो उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से है, सीधा नाम लिख दो और ये बता दो कि उसमें प्राइमरी की कौन सी है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको रिलेशनशिप दिखाना होता है। जैसे बैंक एंड ब्रांचेस का हमने 1:n, क्योंकि एक बैंक की तो बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन एक ब्रांच जो है वो कितने भी बैंक से बिलोंग नहीं कर सकता। एक ब्रांच एक बैंक को ही बिलोंग करेगी, तो उसकी जो रिलेशनशिप है वो आपकी क्या रहेगी, 1:many। उसी ढंग से ब्रांच में अकाउंट, ये सारा जो है मैं आपको वर्बली ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो सेम आपका लिखा हुआ है, आप रीड कर लेना। तो क्लास, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, या डायग्राम। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।